बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं आज आपको चेक के बारे में बताऊंगा कि चेक की क्या अहमियत है और चेक कैसे दिया जाता है, चेक डिसऑनर हो जाए तो क्या रेमेडीज़ हैं, कौन से कवानीन इसको डील करते हैं। एक बात आप जहन में रख लें कि जब भी कोई शख्स आपको चेक देता है कर्ज उतारने की खातिर, कोई ऑब्लिगेशन थी वो पूरी करने के लिए, कोई माल ख़रीदा था उसके लिए, या कोई भी ट्रांजैक्शन हो सकती है, लेकिन जो चेक जारी कर रहा है वो अदायगी के लिए कर रहा है। जब वो शख्स आपको चेक देता है तो आपने किन चीज़ों का ख्याल रखना है। एक तो ये कि आपके नाम का वो चेक हो, तारीख दुरुस्त लिखी हो, फिगर दुरुस्त लिखी हो, हिंसों में भी और लफ्ज़ों में भी, और साइन आपने अपने सामने करवाए हो। अगर कोई शख्स आपको चेक देता है टुवर्ड्स द रीपेमेंट ऑफ लोन और इन ऑर्डर टू फुलफिलमेंट ऑफ एन ऑब्लिगेशन, और वो चेक आप कैश करवाते हैं या जमा करवाते हैं अपने अकाउंट में कैश होने के लिए, और वो चेक डिसऑनर हो जाता है और ये आप पे साबित हो जाता है कि वो चेक उसने बदनीति की बुनियाद पर आपकी रकम हड़प करने के लिए आपको दिया था, आपको तसल्ली देने के लिए, तो आपके पास सबसे पहला स्टेप जो लोग नहीं करते, आप उसको लीगल नोटिस भिजवाएं। FIR में आखिरी लाइन लिख दी जाती है कि जी मैंने उससे राब्ता किया, उसने पहले लैतो लाल से काम लिया, फिर उसने मुझे धमकियां देनी शुरू कर दी। इन चीज़ों को अदालतें नहीं मानती। ये अब रूटीन के फिक्रे हैं कि आज मेरा चेक डिसऑनर हुआ है, 7 दिन बाद मैंने अंदराज मुकदमे की दरख्वास्त दे दी और उसके बाद इंक्वायरी होने के बाद पर्चा दर्ज हो गया। ये चीज़ें नहीं। जो कानूनी तरीकाकार है कि आप सबसे पहले उसको लीगल नोटिस भिजवाएं, उसमें वो कॉज लिखें जिस वजह से उसने आपको चेक दिया, वो चेक आपको अदायगी के लिए दिया, और वो चेक, इसमें किसी वकील की ज़रूरत नहीं है, ये आप खुद कर सकते हैं। और ये सादा सी बातें हैं कि मुझे फ़लाँ तनाज़ुर में मुझे जो है ना वो अदायगी करनी थी, उस तनाज़ुर में तो आपने मुझे फ़लाँ तारीख का फ़लाँ बैंक का फ़लाँ चेक नंबर दिया, वो चेक मैंने कैश करवाने के लिए अपने अकाउंट में जमा करवाया या मैं कैश करवाने के लिए गया, तो वो चेक डिसऑनर हो गया। आपके अकाउंट में रकम नहीं थी, आपका अकाउंट डॉर्मेंट था, आपके रकम में अकाउंट थी लेकिन आपने स्टॉप पेमेंट करवाई हुई थी। कुछ भी हो सकता है मामला, रीजंस होती हैं 10-12, उनमें से कोई रीजन भी हो सकती है। अब वो जब चेक डिसऑनर हो गया तो आपने ये लीगल नोटिस भिजवाना है। ये लीगल नोटिस बजरिया रजिस्टर्ड AD रजिस्ट्री के जरिए और एक्नॉलेजमेंट लेटर के एक्नॉलेजमेंट ड्यू के साथ, कि जो वापस भी आए कि हाँ उसने ये वसूल कर लिया है या नहीं किया या इनकारी है। वो लीगल नोटिस देने के बाद आपने उसी लीगल नोटिस की बुनियाद पे आपने एक मतन लिखना है SHO मुतलका थाने के नाम, दरख्वास्त बराए अंदराज मुकदमा, और उसमें ये सारी कहानी लिखनी है कि ये चीज़ें मैंने दी या ये रकम मैंने दी थी, उसके तनाज़ुर में इसने मुझे ये रकम वापस करनी थी, रकम वापसी के लिए ये मुझे उसने चेक दिया, ये चेक का नंबर है, ये चेक फ़लाँ बैंक का है, ये चेक फ़लाँ तारीख का है, ये चेक फ़लाँ मालियत का है। ये चेक मैंने जब जमा करवाया या कैश करवाने गया, ये डिसऑनर हो गया। डिसऑनर होने के बाद मैंने उसको लीगल नोटिस भिजवाया
लीगल नोटिस का उसने जवाब दिया या नहीं दिया, जो भी सूरत हाल होगी, उसके बाद ये इनकारी हो गया। इनकारी होने के बाद मैं आपके पास आया हूं कि इसके खिलाफ कार्रवाई की जाए। वो 489F PPC के तहत आपका मुकदमा दर्ज रजिस्टर हो जाएगा। अब इसी टॉपिक में, इसी को कंटिन्यू करते हुए मैं एक और टॉपिक है उसके बारे में भी आपको बता देता हूं कि अगर पुलिस आपका मुकदमा दर्ज रजिस्टर नहीं करती तो आपके पास क्या रेमेडीज है। आपने दरखास्त बराए इंदराज मुकदमा मुतलका थाने में दी, SHO वो नहीं काट रहा, FIR आपकी दर्ज नहीं कर रहा। अब FIR जब आपकी दर्ज नहीं होती तो आपके पास रेमेडीज क्या है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने यह होल्ड कर दिया है कि अगर आप SHO के पास जाते हैं तो आपकी दरखास्त पर वो मुकदमा दर्ज नहीं करता तो आप हाई अप्स, पुलिस डिपार्टमेंट में रहते हुए हाई अप्स के पास जाएंगे, आप उसके SP के पास जाएंगे, आप उसके SSP के पास जाएंगे, आप उसके DIG के पास जाएंगे, वॉट एवर द केस में भी, कि जनाब मैंने ये इंदराज मुकदमे की दरखास्त दी है, ये जुर्म मुलजम ने कमिट किया है, SHO उसके साथ मिला हुआ है, SHO जो है वो मुकदमा दर्ज नहीं कर रहा, या SHO मिला नहीं हुआ लेकिन SHO अपनी ACR को सीधा करने के लिए कि मेरे इलाके में मेरे टेन्योर के दौरान कम से कम मुकदमात हुए हैं, ये कंसिडर होगा, इस वजह से मुकदमा दर्ज करने से इनकारी है। अगर SP या SSP या DIG एक फोरम पे जाना है, ये नहीं मैं कह रहा कि आपने SP के पास भी जाना है, फिर SSP के पास भी जाना है, फिर DIG के पास भी जाना है, फिर IG के पास, नहीं, सिर्फ एक फोरम। आप जब SP या SSP के पास एप्लीकेशन लेके चले गए, आपने 10 से 15 दिन 20 दिन इंतजार किया, अगर उससे भी सुनवाई नहीं होती तो आपने 22 से 22B CRPC ज़ाब्ता फौजदारी के तहत वकील के जरिए आपने एक अंदराज मुकदमे की डायरेक्शन लेने के लिए सेशन जज के पास इन दफात के तहत दरख्वास्त दायर करनी है कि जनाब मैंने SHO को भी दरख्वास्त दी, ये उसका डायरी नंबर है, मैंने SSP को भी दरख्वास्त दी, या SP को या DIG को दी, ये उसका डायरी नंबर है, लेकिन मेरा ये मुकदमा दर्ज रजिस्टर नहीं कर रहे, जबकि मेरी दरख्वास्त में काबिल दस्तअंदाजी जुर्म बनता है, कॉग्निजेबल ऑफेंस मेड आउट हो रहा है। ये सेशन जज के पास हाई कोर्ट ने पास दी हुई है जस्टिस ऑफ पीस की। सेशन जज या एडिशनल सेशन जज बतौर जस्टिस ऑफ पीस उसमें पुलिस से कमेंट्स मंगवाएगा। पुलिस के कमेंट्स आते हैं या नहीं आते वो आपको सुनेगा, आपकी दरख्वास्त को सुनेगा, आपकी दरख्वास्त को पढ़ेगा, आपके शवाहिद को देखेगा। अगर वो समझता है कि आपका मुकदमा दर्ज रजिस्टर होना चाहिए तो वो डायरेक्शन दे देगा। वो डायरेक्शन लेके आप SHO के पास जाएंगे। अगर SHO फिर भी पर्चा नहीं देता तो फिर उसी अदालत में आप कंप्लायंस पिटीशन फाइल करेंगे, जिसको तौहीन अदालत की दरखास्त उर्फ आम में कहते हैं, लेकिन लीगल टर्मिनोलॉजी में कंप्लायंस पिटीशन कहते हैं, कि जज साहब आपने ये ऑर्डर पास किया, इस ऑर्डर पे अमल दरामद SHO नहीं कर रहा, इस पे अमल दरामद करवाइए। जज उस SHO को तलब कर लेगा, तलब करने के बाद उसको बाउंड करेगा कि तुम पर्चा दर्ज करो। अगर आपका मुकदमा फिर भी दर्ज नहीं होता तो फिर आप हाई कोर्ट में रिट फाइल कर सकते हैं। अगर जस्टिस ऑफ पीस आपको सुनता है, सुनने के बाद आप समझते हैं कि उसका ऑर्डर सही नहीं, उसने डायरेक्शन नहीं दी पर्चा दर्ज करने की, FIR दर्ज करने की, तो आप उस ऑर्डर को भी हाई कोर्ट में चैलेंज कर सकते हैं रिट फाइल करके। रिट पिटीशन फाइल करेंगे, उसमें आपको जो है, अगर अदालत आलिया हाई कोर्ट समझेगी कि हाँ आपका केस बेहतर है तो वो आपको डायरेक्शन दे देगी। ये तो है कि जनाब अगर आपका मुकदमा दर्ज नहीं होता तो ये। अब दोबारा मैं आ जाता हूं चेक की तरफ। अब 489F का ये सारे तदारुक हो गए, सारा कुछ हो गए, यहां पे लोग एक गलती कर बैठते हैं। वो गलती क्या है? जब 499F 489F PPC ज़ाब्ता
ताज़ीरात पाकिस्तान के तहत मुकदमा दर्ज हो जाता है तो लोग समझते हैं कि अब इसी मुकदमे की बुनियाद पे इसके पैसे रिकवर हो जाएंगे। 80% हो जाते हैं, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है। लोग जेल जाने से डरते हैं या लोग जेल में रहते हुए थक जाते हैं कि अब पता नहीं ज़मानत होनी कि नहीं, चलो सुलह कर लें, कुछ पैसे दे दें, कुछ के किस्तें कर लें, सारे पैसे दे दें, आधे पैसे दे दें, वट एवर दी केस में भी उसके मामलात हल हो जाते हैं। लेकिन चेक एक नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है। एफआईआर के तहत रिकवरी नहीं हो सकती। ये रिकवरी कोर्ट्स नहीं है फौजदारी की। पर्चे के बुनियाद पे अगर किसी कोर्ट को हम ये कहें कि इससे रिकवर करवा के दें तो ये जहन में रखें कि ये रिकवरी कोर्ट्स नहीं है। इसका प्रॉपर फोरम ये है कि आप उसी बुनियाद पे, जिस बुनियाद पे एफआईआर करवाई है, उसी बुनियाद पे आप रिकवरी का दावा दायर करें एडिशनल सेशन जज के पास। सेशन जज के पास आप फाइल करेंगे, एडिशनल सेशन जज को मार्क होगा। ऑर्डर 37, ऑर्डर 37 ज़ाब्ता दीवानी के तहत, उसमें साल नहीं लगते कि आप ये समझें कि उसमें साल लगते हैं। वो समरी प्रोसीजर अडॉप्ट होता है। जब आप प्रॉपर तरीके से दावा दायर करेंगे तो उस दावे में मुद्दा लय जो कि आपका एफआईआर में मुल्ज़म है, अदालत इतनी आसानी से उसको इजाज़त नहीं देगी मुकदमे में पेश होके मुकदमे का दिफा करने के। वो कहेगी मुझे वो वजूहात बताओ कि जिसके तहत मैं तुम्हें दिफा का मौका दूं। अगर वो वजूहात नहीं बता सकता तो वो दावा स्ट्रेट वे डिग्री होगा, एक्सेप्ट होगा, और एक्सेप्ट होने के बाद एग्जीक्यूशन पिटीशन फाइल होगी, और एग्जीक्यूशन पिटीशन फाइल होने के बाद आपकी रिकवरी होगी, खा उसकी जायदाद बेच के हो, खा उसको अंदर बेच के हो। इसलिए 499F चेक डिसऑनर का मुकदमा, ऑर्डर 37 ज़ाब्ता दीवानी के तहत दावा, अगर ये दोनों साइमल्टेनियसली चल पड़ेंगे तो आपकी जान जल्दी छूट जाएगी। अब ऑर्डर 37 का जो भी दावा दायर करे उसमें एक चीज का ध्यान रखे, एक तो फैक्ट्स हो गए डेट्स के साथ। अब दावे में आपने वैसे ही नहीं लिख देना कि ये फलां आया फलां, नहीं, डेट्स के साथ, रीजन के साथ। वो आपके वकील साहब, आप अच्छे वकील करेंगे तो वो आपके वकील साहब लिखेंगे। लेकिन आपने अपने वकील को हदायत करनी है कि आपने जो मुझसे फीस ली है, जो इस पे 15,000 रुपये कोर्ट फीस लगी है, जो इस पे अखराजात हुए हैं, वो इस दावे के साथ ना सिर्फ अटैच करे बल्कि प्रेयर में वो चीज़ मांगे, ताकि कल को जब ये दावा डिग्री होता है तो आपकी कोर्ट फीस भी आपको वापस मिले, आपके वकील की फीस भी वापस मिले। क्यों? आपकी वकील को दी हुई फीस आपको क्यों वापस मिले, कोर्ट फीस आपको क्यों वापस मिले, आपके अखराजात आपको क्यों वापस मिले? इसलिए कि आप तो घर में बैठे हुए थे, आपको अदालत पे आने पे मजबूर इस मुल्ज़म ने किया, आपको अदालत में आने में इस मुद्दा लेने मजबूर किया। आप तो सीधे सीधे कारोबारी थे, या सीधा आपने उसकी मदद की, आपने उसको कर्ज दिया, या जो भी सूरत हाल थी। आप अपनी खुशी से अदालतों में नहीं आए, वो लेके आया है। और अगर आपका वकील ये साबित कर देगा कि हम इस अदालत में आए हैं इसकी वजह से और हम जीत भी गए हैं, हम हक पे भी थे, अगर ये हमारा हक तस्लीम कर लेता, हमें हमारा हक दे देता, तो हम इन अदालतों में ना आते, हमें वकीलों की फीसें ना भरनी पड़ती। अब वकीलों की फीसें, ये अखराजात, ये कोर्ट फीस हमने, इसने मजबूर किया तो देनी पड़ी है। इसलिए ये भी इससे रिकवर करवा के दीजिए और अदालतें आपको देंगी। ऑर्डर 37 के 90% दावाजात में ये चीज़ नहीं मांगी जाती, जिसकी वजह से नहीं मिलती। उम्मीद करता हूं कि मैंने आपको चेक के बारे में और मुकदमा दर्ज ना होने के बारे में सारा प्रोसीजर बता दिया है। थैंक यू वेरी मच।